Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 5th lecture number 6. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस जिसकी लास्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर पर हम आ चुके हैं, है ना। तो अभी तक हमने 5th यूनिट के अंदर देखा कि किस तरीके से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, एक्नेस, है ना। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि हेयर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो लास्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द हेयर एंड स्कैल्प। ठीक है, हेयर के साथ और स्कैल्प के साथ जुड़ी हुई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है हेयर्स के साथ, जो आप सभी जानते हैं, सभी के साथ देखी हुई होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम। डैंड्रफ की प्रॉब्लम मेनली जो है सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती है, ड्राई स्कैल्प की वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हो क्यों रही है और फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है। तो देखो कि डैंड्रफ इज एन कॉमन कंडीशन दैट कैन कॉजेज स्किन on the scalp to flake. These dandruff is considered to be mild form of seborrheic dermatitis. In the babies, seborrheic dermatitis is called as cradle cap. In some cases, the dandruff can cause redness in the affected area and may appear crusty and starts to itch and sometimes pretty badly. Thus, on some rare occasion, this dandruff can even lead to hair loss if it isn't treated. क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपकी कंडीशन होती है ना डैंड्रफ की, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जो कि आपके जो हेयर की स्कैल्प होती है ना, उस स्कैल्प की स्किन के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो स्कैल्प होती है वो धीरे धीरे फ्लैक्स की फॉर्म में निकलती जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डैंड्रफ होता है ना वो थोड़ा सा आपके माइल्ड फॉर्म है, मतलब सिबोरिक डर्मेटाइटिस हमने देखा है, उसका जो माइल्ड फॉर्म है वो कहलाता है डैंड्रफ, क्योंकि सिबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर भी बेसिकली फंगल इन्फेक्शन की वजह से, सिबोरिक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्कैल्प जो है वो धीरे धीरे फ्लैक्स की फॉर्म में निकलती जाती है। इसमें भी यही होता है, बस थोड़ी सी इसकी माइल्ड कंडीशन है। मोस्टली जो बेबीज होते हैं उनके अंदर सिबोरिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं क्रैडल कैप। और कुछ केसेस के अंदर ये जो डैंड्रफ की कंडीशन है इसके अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जो आपके अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनके अंदर रेडनेस भी देखने को मिलती है ना। इसके अलावा आपकी क्रस्टीनेस भी देखने को मिलती है, थोड़ी सी इचिंग भी यहाँ पे होने लगती है ना, जो कभी कभी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, यानी कि कभी कभी ऐसे बहुत ज्यादा खुजली चलेगी अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रखा है तो, है ना। और आप बहुत ज्यादा खुजाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रेडनेस हो जाएगी। तो यही बोल रहे हैं कि डैंड्रफ की वजह से जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं वहां पर रेडनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है ना। और कुछ केसेस के अंदर यहाँ पर हेयर लॉस भी देखने को मिलता है, डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस भी होता है अगर आप इसको सही से ट्रीट नहीं कराओगे तो, है ना। तो डैंड्रफ जो है बेसिकली हेयर के लिए जो है नुकसान करता है, हेयर स्कैल्प के लिए नुकसान करता है। तो इस तरीके का यहाँ डैंड्रफ देखने को मिलता है जहां पे ये हेयर स्कैल्प जो होता है इस तरीके से निकल करके छोटे छोटे फ्लैक्स की फॉर्म में निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कंपोजरेशन। इसका कंपोजरेशन है कि किस तरीके से बना होता है। सो दिस डैंड्रफ स्केल इज एन क्लस्टर ऑफ कॉर्नियोसाइट विच हैव रिटेन अ लार्ज डिग्री ऑफ cohesion which one another and detach as much from the surface of stratum corneum. The size and abundance of scale are heterogeneous from one race to the another and over time. Thus, parakaryotic cells may often make up a part of a dandruff. Their number are related to the severity of a clinical manifestation which may also influenced by the seborrhea. क्या बोल रहे हैं कि जो डेंड्रफ होता है ना बेसिकली जो कॉर्नियोसाइट्स होती हैं, है ना, उनका यहाँ पर क्लस्टर होता है। ठीक है, कई सारी जो कॉर्नियोसाइट सेल्स होती है उनका एक क्लस्टर होता है, इकट्ठा होता है, जो कि कई ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, कोहेजन होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में अडेसिव फोर्सेस होते हैं जो उनको चिपकाने का काम करते हैं, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं
जो सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो ये जो कोहेसिव फोर्स लगते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस स्ट्रेटम कॉर्डियम की लेयर से जो आपकी स्किन होती है उसको फ्लैक्स की फॉर्म में डिटैच करने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो बेसिकली डैंड्रफ में क्या होती है, बहुत सारी कॉर्नियोसाइट्स होती है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या करती हैं, एक दूसरे से कोहेजन करती हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम के सरफेस से डिटैच करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कई सारी हिट्रोजीनियस सेल्स देखने को मिलेंगी जो कि एक बड़े लार्ज स्केल के अंदर, एक बड़े साइज के अंदर के साथ जो है कंसर्न रहती है और यहाँ पर एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग साइज की, अलग अलग अबंडेंस की स्केल्स देखने को मिलेगी जो हिट्रोजीनियस नेचर की होती हैं और एक से दूसरे के अंदर ये रेस्टिंग में रहती हैं ओवर द टाइम। इसके अलावा यहाँ पर पेरिकैरियोटिक सेल्स होती है जो मेनली डैंड्रफ को बनाने का काम करती हैं। इनका जो नंबर होता है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड होता है और इनके नंबर से ही रिलेटेड होता है कि जितना ज्यादा यहाँ पर डैंड्रफ सेल्स होगी, पैराकैरियोटिक सेल्स होंगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर आपकी सिवियरिटी होगी डैंड्रफ की और आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी सिबोरिया को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, सिबोरिया के लिए जिम्मेदार होंगे और ये सिबोरिया ही अल्टीमेटली डैंड्रफ को आपके सीवियर बनाएगा और स्कैल्प को डैमेज करेगा, हेयर को यहाँ पर डैमेज करेगा, हेयर लॉस भी करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोजेस, क्या कारण है जिसकी वजह से होते हैं। तो फर्स्ट है कि ऑयली स्किन एंड इरिटेशन, कि अगर स्किन जो है बहुत ऑयली है, बहुत इरिटेशन वहां पर होती रहती है, तो ये एक रीजन हो सकता है। नॉट शैम्पूइंग इनफ, अगर आप सही से शैम्पू नहीं करते हो, स्कैल्प को क्लीन नहीं करते हो टाइमली, तो हो सकती है। A yeast like fungus such as malaria that feeds on oil on the scalp of most of the adult। ठीक है, तो एक यीस्ट रहती है, यीस्ट जैसे जो फंगस होता है जिसका नाम है मिलासिया। ठीक है, जब वो उस ऑयल को, जिस स्कैल्प पे ऑयल प्रेजेंट है, उसको खाता है तो उसकी वजह से वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके डैंड्रफ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ड्राई स्किन, ड्राई स्किन में की वजह से होता है मोस्टली। अच्छा, मजेदार बात ये, ऑयली स्किन की वजह से भी हो रहा है, ड्राई स्किन की वजह से भी हो रहा है, मतलब कि आपको मॉडरेट स्किन रखने की जरूरत है यहाँ पर, है ना। ऑयली है तो भी दिक्कत है, ड्राई है तो भी दिक्कत है। ऑयली है तो वही बार बार वॉश करके ऑयल रिमूव करो और ड्राई है तो उसको अच्छे से नरिश करके रखो। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनसे कितनी सेंसिटिविटी है, मे बी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो हेयर केयर में वो आपको सूट ही नहीं कर रहा, तो भी यहाँ पे डेंड्रफ हो जाएगा, है ना, तो वहां पे डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है अदर स्किन कंडीशन सच एज पसोरियासिस एंड एक्जिमा। इसके अलावा पसोरियासिस की वजह से, एक्जिमा की वजह से भी यहाँ पर आपकी हेयर की जो है डेंड्रफ देखने को मिल सकता है। So the main causes of this is dandruff are irritation, oily skin, not shampooing enough, a yeast-like fungus, dry skin, sensitivity and other skin conditions। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पर कि जैसे मान लो किसी की स्किन ऑयली है या ड्राई है, या आप सही से शैम्पू नहीं कर रहे हो, या फंगस की ग्रोथ हो गई है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो यहाँ पर और वो जब आपके डर्मिस लेयर के स्कैल्प के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर सेंसिटिविटी हो रही है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर डेंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या फिर कोई अदर स्किन कंडीशन जैसे कि पसोरियासिस या एक्जिमा भी यहाँ पर क्या कर सकता है, डेंड्रफ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स कि किस तरीके से हम इस कंडीशन को यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट है स्किन फ्लैक्स ऑन द स्कैल्प, हेयर एंड आईब्रो, बियर्ड एंड मस्टाच एंड शोल्डर्स। कि भाई आप जब यहाँ पर डेंड्रफ होगा तो आपको स्किन के स्कैल्प फ्लैक्स देखने को मिलेंगे, स्कैल्प के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, है ना, एल्बोज के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, बियर्ड पे, मस्टाच पे और शोल्डर पे बेसिकली आपको वो डेंड्रफ देखने को मिलेगा। इट शुड बी एन इची स्कैल्प, और यहाँ पर स्कैल्प पे थोड़ी सी इचिंग भी होगी, खुजली जैसी चलती रहेगी। दिस स्केली क्रश्ड स्कैल्प इन इन्फेंट्स विद द क्रडल कैल्प, और जब ये इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर होती है इस तरीके की स्केली स्कैल्प, तो उसको बोला जाता है क्रडल कैल्प। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे इसको होने से रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन के अंदर है
कि फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डेंड्रफ और टू कंट्रोल इट। फर्स्ट इज द मैनेज स्ट्रेस, सेकेंड इज द ईट अ हेल्दी डाइट एंड थर्ड इज ओपन शैम्पूइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है, तो हमें वहां पर स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है, एक हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम देखो शैम्पू प्रॉपरली नहीं करोगे तो भी ये देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपरली टाइम पे शैम्पू करने की जरूरत है। क्या होगा, डेंड्रफ की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो हमें करने की जरूरत है इस डेंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए, इसको होने से रोकने के लिए। पहला है मैनेज द स्ट्रेस। इन दिस स्ट्रेस अफेक्ट्स ओवरऑल हेल्थ एंड मेकिंग एन इंडिविजुअल susceptible to a number of conditions and diseases. It can even help to trigger dandruff or worsen existing सिम्टम्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को यहाँ पर अफेक्ट करती है, किसी एक पर्सन को नहीं, एक पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रेस अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो कई सारे डिजीज, कई सारी कंडीशंस के लिए उस पर्सन को ससेप्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स उसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर डेंड्रफ को भी ट्रिगर करती है, या फिर जो सिम्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं डेंड्रफ की उसको और ज्यादा वर्स यहाँ पर कर सकती है। सेकेंड होता है ईट अ हेल्दी डाइट। ठीक है, तो डाइट भी जरूरी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा तो कोई डिजीज डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। So a diet that provides enough zinc, vitamin B and certain types of fat may helps to prevent the dandruff। अगर हम एक ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर इनफ अमाउंट में जिंक है, विटामिन बी है और कुछ पर्टिकुलर टाइप के आपके फैटी मटेरियल है, तो वो क्या करेंगे, डेंड्रफ को होने से रोकेंगे, डेंड्रफ को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जिंक, विटामिन बी और फैटी डाइट लेते हैं तो डेंड्रफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। Third is often shampooing. So if an individual tends to have an oily scalp, then daily shampooing may help to prevent the dandruff. Hence, gently massage the scalp to boosten the flax and rinse throughoutly. अगर कोई पर्सन की जो स्कैल्प है वो ऑयली है और वो डेली शैम्पू करता है, तो जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम है उसकी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। इसके लिए उसको सिंपली क्या करना है, जो स्कैल्प है उसको अच्छे से मसाज करना है ताकि जो भी फ्लेक्स है वो लूज हो जाए, रिमूव हो जाए, और जैसे ही वो वाटर के साथ वॉश करे, उनको रिंस करे, वो फटाफट उसके साथ निकल जाए और बाद में आपको फ्लेक्स वहां पर पाए। In this contain antibacterial and antifungal agent जिंक पायरिथोन। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर आपका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है यहाँ पायरिथोन जिंक शैम्पूज। ये जो पायरिथोन जिंक शैम्पूज होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो है आपका जिंक पायरिथोन, मतलब कि जिंक पायरिथोन जो होता है यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगल को किल कर सकने में कैपेबल होता है, और हम जब ऐसा वाला शैम्पू लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जनरेट हुआ जो शैम्पू का, सॉरी, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा टार बेस्ड शैम्पू, जिसको न्यूट्राजीना टी या जेल के नाम से ये आता है। दिस कोल्ड tar shows how quickly skin cells on the scalp die and flake off. If an individual having light hair color, then this kind of shampoo may cause discoloration. It can also make the scalp more sensitive to the sunlight। क्या बोल रहे हैं, तार बेस्ड जो शैम्पूज होते हैं बेसिकली उसमें कोलतार होता है। कौन सा कोलतार, न्यूट्रोजिन टी या जेल यहाँ पर पाया जाता है, और ये जो कोलतार इसमें प्रेजेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो स्किन की स्कैल्प होती है उस पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको डाई कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लैक ऑफ होने लगती है। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन है जिसके हेयर्स बिल्कुल लाइट कलर के हैं, तो ये जो शैम्पू होगा ना ये क्या कर सकता है, आपके डिसकलरेशन यहाँ पर कर सकता
सकता है और स्कैल्प को सनलाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हेयर्स का क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो सकता है अगर आप टार बेस्ड शैम्पू यूज कर रहे हैं, किसके साथ, लाइट कलर के हेयर्स के साथ। थर्ड है सेलेनियम सल्फाइड शैम्पूज, दिस इज फॉर हेड एंड शोल्डर्स इंटेंसिव्स, Sen Blue and others. So these contain antifungal agents and use these products as directed and rinse well after the shampooing as they are discolor the hair and scalp. है ना। तो अगर हम सेलेनियम सल्फाइड शैम्पूज की बात करें तो ये जो शैम्पूज होते हैं बेसिकली इसके अंदर आपके ये हेड और शोल्डर इंटेंसिव्स होते हैं, है ना, सेल्सियस ब्लू होते हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है, ये जो सेलेनियम सल्फाइड है बेसिकली एंटी फंगल एजेंट है, तो फंगस को किल कर देता है। तो जब इन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करते हैं और शैम्पू के बाद रिंस करते हैं तो ये फंगस को तो किल ही कर देता है लेकिन साथ में हेयर को और स्कैल्प को डिसकलर भी करता है। तो यहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं लेकिन इनके साथ डेंड्रफ को तो रिजॉल्व कर देंगे लेकिन डिसकलरेशन का प्रॉब्लम इनके साथ मतलब थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन ट्रीटमेंट के लिए शैम्पूज हैं, पायरीथोन शैम्पूज, टार बेस्ड शैम्पूज और सेलेनियम सल्फाइड शैम्पूज, जो कि यूज किए जाते हैं डेंड्रफ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है अब होम रेमेडीज। होम रेमेडीज क्या यूज कर सकते हैं डेंड्रफ के लिए, तो होम रेमेडीज के अंदर फर्स्ट है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है डेंड्रफ के केस में, तो देखो कि स्टार्ट बाय रबिंग 3 to 8 टीस्पून ऑफ दिस इनटू द स्कैल्प, देन वेट एंड हार एंड द शैम्पू द हेयर। ठीक है, होम रेमेडीज के अंदर फर्स्ट है अपना कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर हमको 3 से 5 टीस्पून हमको कोकोनट ऑयल लेना है, इसको स्कैल्प पे अच्छे से यहाँ पर रब करना है, लगभग 1 घंटे तक वेट करना है एंड देन हेयर्स को शैम्पू कर लेना है। तो ये क्या करेगा, होम रेमेडी के फॉर्म में डेंड्रफ को रिमूव कर देगा। सेकेंड होता है आपकी एलोवेरा जेल। इन दिस रब अ बिट इनटू अ स्कैल्प जस्ट बिफोर एन इंडिविजुअल शैम्पू द हेयर। किसी भी पर्सन जो शैम्पू करने वाला है उसके जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही क्या करेगा, अगर वो एलोवेरा को रब कर ले अपने स्कैल्प पर तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। थर्ड है एप्पल सिडार विनेगर। इसके लिए है कि मिक्स अ क्वार्टर कप ऑफ एप्पल सिडार विनेगर विद एन क्वार्टर कप ऑफ वाटर, देन पोर इट ओवर द स्कैल्प, देन लिव इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एंड देन रिंस द स्कैल्प वेल। है ना, एप्पल सिडार विनेगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको क्या करना है, एक क्वार्टर लेना है एप्पल सिडार विनेगर का, है ना, उसका एक क्वार्टर यानी उसको आपको एक और क्वार्टर कप वाटर के साथ मिक्स करना है, उसको स्कैल्प के ऊपर लगाना है ना, और उसको लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर अच्छे से स्कैल्प को धो लेना है। ठीक है, उससे भी डैंड्रफ चला जाएगा। और लास्ट तरीका है आपके एस्पिरिन। एस्पिरिन जो मेडिसिन होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो क्रश 2 एस्पिरिन, मिक्स देम वेल विद द शैम्पू एंड देन शैम्पू द हेयर एंड लेट इट रेस्ट फॉर द 2 मिनट्स एंड देन रिंस इट आउट। है ना, 2 एस्पिरिन को शैम्पू के साथ मिक्स करके शैम्पू को लगा लेना है बालों पे, 2 मिनट तक इसको रखना है, उसके बाद धो लेना है, तो भी सारा आपका डैंड्रफ निकल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, एलोवेरा यूज कर सकते हैं, एप्पल सीडर विनेगर यूज कर सकते हैं, एस्पिरिन यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो कंडीशन है डैंड्रफ की उसको ट्रीट आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो सारी बात हुई डैंड्रफ के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेयर फॉल। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है, कई बार बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, इससे ज्यादातर फीमेल बट मेल्स ऑल्सो भी इससे सफर कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम से। देखेंगे कि ये हेयर प्रॉब्लम कौन कौन से टाइप की होती है, किस किस रीजन की वजह से होती है और क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हम इसको होने से रोक सकते हैं और अगर हो जाए तो फिर हम इसको कैसे ट्रीट आउट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का हेयर फॉल। हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो हेयर फॉल कैन बी टेम्परली और लॉन्ग लास्टिंग। है ना, टेम्पररी बेसिस पर भी कभी कभी हेयर फॉल होने लगता है किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर या किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के अंदर, और कभी कभी ये लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। थर्ड, टेम्पररी hair loss can be easy to fix but it can cause an identified and deal with and difficult when it is not immediately clear what the cause is.
Then the hair loss that could probably have temporary may become long lasting as result of an incorrect diagnosis. Alopecia is a medical term for excessive and abnormal hair loss. क्या बोल रहे हैं कि जो आपके टेम्पररी हेयर लॉस होता है उसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, है ना। इसके जो रीजंस होते हैं वो कई बार आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं कि भाई किस वजह से हो रहा है, अदरवाइज होता नहीं है। भाई अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो रहा है तो उस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, तो उसके जो कोज होंगे ना वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उसके साथ डील करना भी थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन जो परमानेंट वाला होता है ना उसके साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन टेम्पररी में भी कभी कभी ये डिफिकल्ट हो सकता है जब हमको इसका कारण नहीं समझ में आए कि भाई किस वजह से हो रहा है, तो फिर उसके साथ डील करना टेम्पररी में भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है और कभी कभी इनकरेक्ट डायग्नोसिस भी हो सकता है, यानी हम कभी कभी ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि यहाँ पर हेयर लॉस हो क्यों रहा है। अब ना एक टर्म होती है एलोपेशिया। एलोपेशिया बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जो कि बहुत ज्यादा या अबनॉर्मल जब हेयर लॉस होता है तो उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्या है देखो किस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मेनली 4 तरीके का हेयर लॉस होता है। फर्स्ट होता है आपके इन वॉल्यूएशन एलोपेशिया, सेकेंड इज टेलोजन इफ्लूवीनियम, थर्ड इज एनाजन इफ्लूवीनियम एंड फोर्थ इज द मेल एंड फीमेल पैटर्न बार्डनेस। ठीक है, तो 4 टाइप का आपके यहाँ पर हेयर लॉस होता है। पहला होता है इनवॉलेंट्री एलोपेशिया। In this type of hair loss called involuntary alopecia, in this the hair follicles gradually go to the telogen, that is in resting phase, and the remaining hair becomes shorter and fewer in number and sometimes even brittle. ठीक है, इनवॉलेंट्री एलोपेशिया की बात करें तो ये जो आपका हेयर लॉस का टाइप होता है इसके अंदर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे आपके टेलोजन फेज के अंदर या रेस्टिंग फेज के अंदर जाते हैं और आपके जो रिमेनिंग हेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और नंबर में कम होते जाते हैं और कभी कभी और ज्यादा ब्रिटल कंडीशन भी यहाँ पर हो, को बोलते हैं हम क्या, इनवॉलेंट्री एलोपेशिया। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा टेलोजन इफ्लूवीनियम। इन दिस एन इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस टेम्परली हेयर लॉस वीक्स टू मंथ्स आफ्टर अ स्ट्रेस्ड एपिसोड लाइक द चाइल्ड बर्थ, फीवर एंड सीवियर इलनेस, स्ट्रेस और सडन weight loss which decrease gradually in a few months। ठीक है, तो टेलोजन इफ्लूवीनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो पर्सन इंडिविजुअल होता है वो कभी कभी टेम्परली हेयर लॉस फील करता है जो कि आपके कुछ वीक्स से या कुछ मंथ्स तक बना रहता है। ये मेनली स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलता है कि जैसे कोई चाइल्ड बर्थ दिया है, कोई पर्टिकुलर फीवर की कंडीशन है, कभी कभी कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, कोई इलनेस हो जाता है, कोई स्ट्रेस हो जाता है या कभी कभी वेट लॉस हो रहा होता है, तो उनकी वजह से यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के लिए हेयर लॉस देखने को मिलता है जो कि धीरे धीरे वापिस से रिकवर भी हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, वापिस से हेयर अपनी ओरिजिनल ग्रोथ में आ जाते हैं। थर्ड होता है आपके एनाजन इफ्लुएंट। एक तो ये तो टेलोजन फेज है ना, ये है एनाजन। एनाजन में क्या होता है कि आपने हेयर की स्टेजेस पढ़ी है ना, उस स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पर। सो हेयर शेडिंग एंड हेयर थिनिंग दैट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू द केमिकल्स एंड टॉक्सिक्स such as cancer treatment like chemotherapy or radiation during the anagen. Thus the growth phase of hair लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर्स की शेडिंग होती है, हेयर्स की थिनिंग होती है ना, जो आपके कई सारे केमिकल्स या टॉक्सिन्स के एक्सपोजर की वजह से होती है। जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं या रेडिएशन थेरेपी कराते हैं तो उसकी वजह से हेयर शेडिंग या थिनिंग देखने को मिलती है, स्पेशली एनाजन फेज के अंदर। तो यहाँ पर हेयर की जो लाइफ साइकिल होती है, जो उसकी ग्रोथ फेज होती है, उसमें यहाँ पर हेयर ग्रोथ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बार्डनेस देखने को मिलती है या कहेंगे हेयर लॉस देखने को मिलता है। फोर्थ होता है मेल एंड फीमेल पैटर्न बार्डनेस। If an individual is in male with an receding hairline or gradual disappearance of hair from the crown, it may be suffering from the androgenic alopecia which is called male pattern baldness। ठीक है,
तो अगर कोई पर्सन है और वो मेल है और उसके हेयर लाइंस जो होती है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है, धीरे धीरे वो डिसअपियर हो रही होती है हेयर से, है ना, उसके क्राउन पार्ट से वहां से हेयर्स रिमूव हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की कंडीशन को यहाँ पर फील कर रहा है और इसके अंदर मेल पैटर्न बार्डनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल पैटर्न बार्डनेस में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर प्रॉपरली वहां पर जो पर्टिकुलर साइट होती है ना वहां से धीरे धीरे कंप्लीटली हेयर रिमूवल होने, ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर जो है हेयर का जो कंटेंट होता है, लेंथ होती है, वो उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर पाने में कैपेबल होती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल बार्डनेस का मतलब ये है कि मेल्स के अंदर धीरे धीरे हेयर क्राउन पार्ट से डिसअपियर होने लगते हैं और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यहाँ पर ये कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं इसके कोजेस कि किस कारण की वजह से होता है। तो फर्स्ट है आपके मेडिकेशन एंड रेडिएशन थेरेपी, सेकेंड इज द स्ट्रेस, थर्ड इज द एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग एंड फोर्थ इज द हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके मेडिकेशन एंड रेडिएशन थेरेपी, अगर आप कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हो उस टाइम पे या कोई रेडिएशन के कांटेक्ट में है ना, तो उनकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। सो इन दिस मेडिकेशंस लाइक कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर ड्रग can lead to hair loss. Thus, the radiation therapy is used to treat the cancer and it can also lead to the hair loss. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हम मेडिकेशंस यूज करते हैं या जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स हम यूज करते हैं, कई बार हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, आर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट में जब रेडिएशन थेरेपी ली जाती है ना, तो ये भी क्या करती है, यहाँ पर हेयर लॉस करती है। सेकेंड होती है आपकी कंडीशन स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस कैन डिप्राइव द हेयर ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मेकिंग देम वीकर। योगा एंड मेडिकेशन और वर्कआउट फॉर एन हेल्दी माइंड एंड बॉडी। ठीक है, स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस भी क्या करता है, हेयर्स को जो अप्रोप्रिएट या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से हेयर वीक हो जाते हैं, है ना, और टूटने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करके, योगा करके, सही से मेडिटेशन करके, अच्छे से वर्कआउट करके बॉडी को ही नहीं हेल्थी बनाते हैं बल्कि माइंड को भी हेल्थी बनाते हैं और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी सप्लाई होती है बॉडी के हर एक पार्ट तक, इवन हेयर्स तक, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाते हैं। थर्ड है हमारा एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग। इन दिस heat styling and other damaging styling techniques such as bleaching, perming or curling, strengthening can lead to the hair breakage. ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर हेयर स्टाइल करते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर हेयर स्टाइल किया जाता है या हम कोई भी अलग अलग हेयर टेक्निक यहाँ पर अपना रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम ब्लीच करा रहे हैं, है ना, कलर करा रहे हैं, पर्मिंग करा रहे हैं, बालों को कर्ल करा रहे हैं या स्ट्रेंथ करा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हेयर्स को डैमेज होता है और हेयर्स का ब्रेकेज देखने को मिलता है। फोर्थ है आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इन दिस harsh chemicals in the hair care products like shampoos can lead to the hair fall, and it is important to choose a gentle shampoo that make for an individual। क्या बोल रहे हैं कि जब हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर कोई हार्श केमिकल को यूज कर रहे होते हैं शैम्पूज के अंदर, है ना, तो वो भी क्या करता है, हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस वजह से हमें हमेशा एक जेंटल शैम्पू चूज करना चाहिए जो बालों को स्मूथ बनाए, सॉफ्ट बनाए और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर है कि कैसे पता चलेगा हेयर लॉस हो रहा है या नॉर्मल हेयर फॉल है ये। सो हेयर लॉस कैन अकर suddenly or gradually, while some kind of hair loss are temporary and some are permanent. The most common symptoms of hair loss are gradual thinning at the forehead and receding hairline, circular patchy bards, spots or alopecia, loosening of hairs, patches of scaling due to an infection, and full body hair loss due to the medical treatment like the chemotherapy। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हेयर लॉस जो होता है वो कभी कभी सडनली होता है, कभी कभी ग्रेजुअली होता है, मतलब धीरे धीरे कई बार यहाँ पर हेयर लॉस देखने को मिलता है
और कभी कभी जो आपके हेयर लॉस होता है ना वो टेम्पररी भी होता है, लेकिन कभी कभी ये परमानेंट भी होता है। तो हमें उस कंडीशन को समझना होगा कि किस तरीके का हेयर फॉल है यहाँ पर। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हेयर लॉस के वो क्या हैं कि यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट रहेगा, जो हेयर लाइंस रहेंगी ना, वहां पे सबसे पहले बाल धीरे धीरे कम होने लगेंगे। सेकंड है कि जो पर्टिकुलर जैसे मेल्स के अंदर एलोपेशिया या बार्डनेस देखने को मिलती है, तो किसी पर्टिकुलर पार्ट्स पर आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, सर्कुलर पेची बार्ड स्पॉट्स या एलोपेशिया देखने को मिलेगा। थर्ड है लूजनिंग ऑफ हेयर, की हेयर कमजोर हो जाएंगे, ऐसे इजीली निकल निकल के आ रहे होंगे तो लूजनिंग ऑफ हेयर हो जाएगा। फोर्थ पैचेस ऑफ स्केलिंग ड्यू टू एन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से वहां पर स्केलिंग हो जाएगी, पैचेस बन जाएंगे। एंड फिफ्थ है कि फुल बॉडी हेयर लॉस ड्यू टू द मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक द कीमोथेरेपी, कि यहाँ पर अच्छे से आपका हेयर लॉस होगा पूरी बॉडी पर, है ना, कि किसी भी जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं, स्पेशली कैंसर के केस में जब हम कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं, रेडिएशन थेरेपी करा रहे होते हैं, है ना, तो वहां पर इन कंडीशंस में भी क्या होता है, आपके बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी तो पूरा कंप्लीटली ही हेयर लॉस यहाँ पर हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हेयर लॉस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि किसको किस तरीके से इसको होने से रोका जा सकता है। तो फर्स्ट तो है कि भाई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है तो डाइट को बैलेंस करो। तो फर्स्ट है स्विच टू द बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट की तरफ हमें स्विच करना है। सेकंड है गेट एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से नींद लेनी है। स्टीयर क्लियर टू द टाइट हेयर स्टाइल, बहुत ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनानी। फोर्थ पोप अ मल्टीविटामिन टैबलेट, विटामिन की कमी से हो रहा है तो मल्टीविटामिन टैबलेट लेनी है। फिफ्थ है कवर द हेयर विद द स्कार्फ व्हेन इंडिविजुअल आर आउट ऑफ द पोल्यूशन, जब कोई पर्सन पोल्यूशन के अंदर हो तो हेयर्स पर स्कार्फ बांध लेना है, ताकि स्कार्फ की वजह से जो पोल्यूशन है, डस्ट है, वो आपके स्कैल्प को जाकर के कमजोर नहीं कर पाएगी। सिक्स्थ है स्टे अवे फ्रॉम हेयर स्टाइलिंग टेक्निक एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हेयर स्टाइलिंग टेक्निक से दूर रहना है। सेवंथ है इरेगुलर हेयर मसाज विद द क्लीम द माइंड रिलीव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन द रूट्स, है ना, कि रेगुलरली ऑयल से मसाज करनी है, जिससे कि माइंड भी आपका काम रहेगा, रिलीफ, स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलेगा, और जो हेयर रूट्स है उनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। एट है वॉशिंग हेयर विद द हॉट वाटर कैन कोज हेयर फॉल एंड कूल वाटर इज ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर द हेयर वॉश, है ना, गर्म पानी, जो अगर आप गर्म पानी से बाल धोगे तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, तो हमेशा ठंडे पानी से ही हमें बाल धोने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी चीज है कि अच्छा सा खाओ, स्ट्रेस कम लो, ज्यादा हेयर स्टाइल मत करो, है ना, और अच्छे से जो विटामिन है वो कमी पूरी करो, पोल्यूशन है तो स्कार्फ वगैरह बांध के रखो, अच्छे से ऑयल से मसाज करो, और गर्म पानी से मत धो, ठंडे पानी से धो बालों को, ठंडा भी मतलब एकदम कूल ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। ठीक है, लास्ट आती है मेडिकेशन जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर हेयर फॉल की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो इसके अंदर मेडिकेशंस में फर्स्ट है मिनॉक्सिडिल, which is an over-the-counter drug that is believed to help the hair growth. Thus, be gentle with the concentration as do a high dose that can lead to scalp irritation and acne. Second is the phenylephrine, which is an another medication that helps the hair follicles to contract, thereby preventing hair breakage when pulled. And third is the finasteride, which is also recommendation that is available on the prescription and helps in the hair growth. ठीक है, तो तीन मेजर मेडिकेशन है हमारी, एक तो है मिनॉक्सिडिल, एक है आपकी फिनाइलेफ्रीन, और एक है आपकी फिनास्टर्डिन। मिनॉक्सिडिल जो है आपकी क्या होती है, ओटीसी ड्रग होती है, और हेयर ग्रोथ के अंदर काफी हेल्पफुल होती है, और इसकी एक हाई डोज के अंदर कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं, जो कि आपके अगर करेंगे तो स्कैल्प को इरिटेट भी कर सकती है, एक्नेस भी कर सकती है, तो एक सही कंसंट्रेशन में इसको हमेशा यूज करना होता है। सेकेंड है फिनाइलेफ्रीन, जो आपकी सेकेंड मेडिकेशन है, ये क्या करती है, हेयर फॉलिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जब भी इनको पुल किया जाता है तो यहाँ पर हेयर ब्रेकेज होने से रोकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, जिसकी वजह से जब खींचेंगे ना तो इजीली टूटेंगे नहीं। थर्ड है आपकी फिनास्टेराइड, ये भी आपकी एक मेडिकेशन है जो प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है और हेयर ग्रोथ को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर मेडिकेशंस हैं जो हेयर फॉल की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट।
अब हम मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।